हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग क्या है? 365 है। तो जो क्वेश्चन में कहा जाए वही मान लो। क्या कहा गया है? कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लो। हम क्या मानेंगे? मान लेंगे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा x है। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। हमने मान लिया कि हमारी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। हमने मान लिया कि जो हमारी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगी? x + 1 होगी। अब लिख दो प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या है? 365 है। कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? पहला हमारा x है, दूसरा हमारा x + 1 है। अगर इनके वर्ग का हम योग करके जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा? 365 मिलेगा। अगर हम पहली क्रमागत धनात्मक संख्या का वर्ग कर लें और दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या का वर्ग कर लें और फिर जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा? 365 मिलेगा। कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। क्या है? 365 है। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर लें और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर लें और फिर इनको जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा? 365 मिलेगा। ये हो गया x² प्लस का, यहाँ पर क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है सूत्र? a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा बराबर 365। देखो x² क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2x प्लस का 1, 365 को इधर ले आओ, माइनस का 365 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया 2x² प्लस का 2x, 365 माइनस का है और प्लस का 1 है, कितना हो जाएगा? माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो 2x² लिखा है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर माइनस का 364 है। तो एक काम करो, 2 से पूरे समीकरण में भाग कर दो। तो यहाँ पर 2 से भाग करोगे क्या होगा? x² हो जाएगा। यहाँ पर भाग करोगे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पर भाग करोगे तो 2 × 1 = 2, कितना बचा? 1, 16 हो गया। 2 × 8 = 16, 2 दूना 4 बराबर 0। तो क्या हमारा समीकरण बन गया? x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब इनका गुणनखंड कर लो। कैसे गुणनखंड करोगे? देखो इनका और इनका गुणा करो, कितना होगा? माइनस का 182 x² होगा। तो इस मध्य पद को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x आए और गुणा करने पर माइनस का 182 x² बने। तो ये हो गया x² प्लस का
14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो 14x में से 13x जाएगा, कितना बचेगा? x बचेगा। अगर इनका गुणा करोगे तो क्या होगा? माइनस का 182 एक्स स्क्वायर बनेगा। अब एक काम करो, इन दोनों में से कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा? x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस 14। अब यही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या करें? माइनस का 13। ये हो गया माइनस का 13। तो एक कोष्टक में हो गया x माइनस का 13, दूसरे कोष्टक में हो गया x प्लस का 14। x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया x बराबर 13। यहाँ पर क्या होगा? x बराबर माइनस का 14। तो देखो यहाँ पर क्या है? x बराबर 13 आया और x बराबर माइनस का 14 आया। तो x बराबर माइनस का 14 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का वैल्यू माइनस का 14 नहीं होगा। लिख दो यहाँ पर x का मान माइनस 14 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x क्या है? क्योंकि x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। x का मान माइनस 14 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो x है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए। अतः x बराबर प्लस का 13 होगा। अतः x बराबर प्लस का 13 होगा। तो हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है? x का वैल्यू कितना आया? 13। तो हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक हो गया 13। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? जब यहाँ पर 13 रखोगे तो एक जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 14। तो पहली धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है? देखो जब x का वैल्यू यहाँ पर 13 रखोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना है? 14 है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो हमने मान लिया कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। अब लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हुआ प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दें और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दें, फिर इनको जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 365 मिलेगा। फिर इनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 हमें x का 2 वैल्यू मिला। एक x बराबर मिला 13 और एक x बराबर मिला माइनस का 14। तो x का मान माइनस 14 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि x क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का वैल्यू -14 नहीं हो सकता। अतः x बराबर 13 होगा। तो हमारी पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 14 हो गया। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे त्रिभुज के बारे में बात हुई है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात हुई है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखो एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो क्या कह रहा है? जो पूछा जा रहा है उसी को मान लो। कहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कौन सी भुजाएं ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है और हमें आधार ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार मान ले x तो ऊंचाई हमारा कितना होगा? देखो क्या कह रहा, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमारा आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा? x माइनस 7 होगा। और कर्ण दिया ही गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमारा आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा? आधार से 7 कम होगा। तो आधार में से 7 घटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा? ऊंचाई मिल जाएगा। और कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर है। तो अब मान लो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो हल। क्या मानेंगे? माना समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? अगर हमारा आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा? x माइनस 7 होगा। तो ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर हमारा आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। और क्या दिया गया है? और कर्ण कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है? समकोण त्रिभुज की खास बात होती है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा 13 है, तो 13 लिख लो। ये हो गया 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है? x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? यानी कि ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 है, तो ये हो गया x माइनस 7। अब इनको सॉल्व कर लो तो 13 का वर्ग कितना होगा? 169 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहेगा वर्ग। यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है? एक कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 2ab कितना होगा? 7 दूना 14x, इतना हो गया। एक काम करो, इन सबको इधर ले चलो। कितना है? 169 है बराबर, इसको पहले जोड़ लो। x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का कितना है? 49, इतना हो गया। अब एक काम करो, सबको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर जब 14 आएगा इधर कितना हो जाएगा? प्लस का 14x। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 49 और ये इधर कितना है? प्लस का 169, इतना है बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 14x। देखो माइनस का 49 प्लस का 169, माइनस का 49 प्लस का 169 कितना होगा? 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और क्या बचा? 1। देखो प्लस का 169 माइनस का 49 है, कितना आएगा? प्लस का 120 बराबर 0। अब एक काम करो, यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस से गुणा कर दो पूरे समीकरण में। जब माइनस से गुणा यहाँ पर करोगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस से गुणा यहाँ पर करोगे तो माइनस का 14x हो जाएगा। जब माइनस से गुणा यहाँ पर करोगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 14 है, यहाँ पर माइनस का 120 है। एक काम करो, पूरे समीकरण में 2 का भाग कर दो। पूरे समीकरण में 2 का भाग करो। जब 2 का भाग यहाँ पर करोगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 का भाग यहाँ पर करोगे माइनस का 7x हो जाएगा। जब 2 का भाग यहाँ पर करोगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लो। देखो इसका और इसका गुणा करोगे कितना होगा? माइनस का 60x स्क्वायर होगा। तो माइनस 7x को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आए और गुणा करने पर माइनस का 60x स्क्वायर आए। x स्क्वायर तो 7 को तोड़ो क्या होता है? 12 25 60 होता है। तो एक काम करो, प्लस का 5x लिख लो, प्लस का 5x प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 60 बराबर 0। देखो प्लस का 5x माइनस का 12x जब जोड़ोगे क्या आएगा? माइनस का 7x आएगा। जब 12 25 60 करोगे यानी कि गुणा करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 60x स्क्वायर आएगा।
अब इन दोनों में से कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा, x। तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 5। देखो अब यही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या किया जाए, माइनस का 12, ये हो गया। तो एक कोष्टक में हो गया x माइनस 12, दूसरे कोष्टक में हो गया x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 12 और x बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 5 को उधर भेज दो, माइनस का 5 आएगा। अब ये बताओ x का वैल्यू -5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x क्या है, त्रिभुज की आधार है। क्या त्रिभुज की आधार कभी माइनस में हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिख दो x का मान -5 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x त्रिभुज का आधार है। x का मान -5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है, त्रिभुज का आधार है। जब आधार है तो आधार क्या होता है, धनात्मक होता है। कभी भी लंबाई हमारा माइनस में नहीं नापी जाती, हमेशा धनात्मक में मापी जाती है, इसलिए x का मान -5 नहीं हो सकता। अतः x बराबर कितना होगा, 12 होगा। अतः x बराबर 12 होगा। तो ये देखो हमारा आधार कितना आ गया, आधार हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, 12 यहाँ पर रखो और 7 घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो तो आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, यहाँ पर 12 रखो और 7 घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो 1 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा, क्वेश्चन में कह रहा है जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। आधार x है, इससे 7 कम कर दो तो x -7 हो जाएगा। तो देखो और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा 13 है और आधार कितना है x है और लंब यानी कि ऊंचाई कितना है x -7 है। तो इनको हमने सॉल्व करते 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 दो घात समीकरण बना लिया। जब ये दो घात समीकरण बन गया तो हमने गुणनखंड कर लिया। जब गुणनखंड किया तो x का वैल्यू 2 मिला, एक मिला 12 और एक मिला -5। तो x बराबर -5 नहीं हो सकता। कारण क्या है, कारण यह है कि जो x है वो त्रिभुज का आधार है। त्रिभुज का आधार कभी ऋणात्मक में नहीं हो सकता।
तो इसलिए x बराबर हमारा कितना होगा 12 होगा। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों को बना रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो रुपए में है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक थी। क्या 3 अधिक थी? एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, क्या बता रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत कितनी थी ये ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो, एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों को बना रहा है और क्या कहा है? एक विशेष दिन यह देखा गया। क्या देखा गया? कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा गया है उसी को मान लो। क्या कहा गया है? निर्मित बर्तनों की संख्या। तो मान लो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या x है। हमने मान लिया उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी और उस दिन प्रत्येक नग की लागत। देखो, हमने मान लिया उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की जो संख्या थी वो x थी, तो और उस दिन प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। कहा है एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत थी वो कितना था? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक थी। अगर हम बर्तनों की संख्या का दूना कर दें और उसमें 3 अधिक कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रत्येक नग की लागत मिल जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो, कहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक थी। तो यह हो गया प्रत्येक नग की लागत। अब लिख दो प्रश्नानुसार। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? उस दिन की
कुल निर्माण लागत जो थी वो कितनी थी, 90 रुपये थी। देखो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की लागत कितना है ये भी हमें पता है। अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों में कितना पैसा लगा। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 90 आएगा। क्या कह रहा, अगर हम बर्तनों की संख्या का गुणा कर दें एक बर्तन को बनाने में कितना पैसा लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा उस दिन कितना खर्चा आया था। तो कितना खर्च हुआ था, 90 रुपये। अब इसका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x का गुणा 3 के साथ करो 3x। एक काम करो 90 को इधर ले आओ, माइनस का 90 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे किया जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करो, कितना होगा गुणा, 180x²। अब देखो 3x को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 3x आए और गुणा करने पर 180x² बने, वो भी कैसा, माइनस का। तो ये हो गया 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। देखो 15 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा और इनका गुणा करोगे कितना होगा, 180x² बनेगा। अब इन दोनों में से कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा, x। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 15। अब जो चीज़ यहाँ पर आया वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, 2x प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या करें कि जिससे यहाँ पर 2x बने, क्या कॉमन करें, माइनस का 6, माइनस का 6 कॉमन हो गया। तो ये हो गया एक कोष्टक में x माइनस 6, दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो। तो x माइनस 6 बराबर हो गया 0, 2x प्लस 15 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 6, 2x बराबर 15 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 15/2। अब बताओ x का वैल्यू माइनस का 15/2 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू माइनस का 15/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, x क्या बता रहा है, x उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बता रहा है। तो ये माइनस नहीं हो सकता कभी बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पर लिख दो, आता है x का मान माइनस 15/2 नहीं हो सकता, क्योंकि x बर्तनों की संख्या को दर्शाता है, क्योंकि x बर्तनों की संख्या को बता रहा है या फिर दर्शा रहा है, दर्शाता है। तो x का वैल्यू माइनस का 15/2 नहीं हो सकता। अतः x बराबर 6 होगा। अतः x बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। और प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, 6 यहाँ पर रखो। तो 6 दूना 12, 12 3 15। एक बर्तन का जो लागत है वो 15 रुपये है।
तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपये है। क्या हो गया? तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या है? निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक बर्तन की लागत कितना है? 15 रुपये है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों को निर्मित कर रहा है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगा, यानी कि जो बर्तन को बनाने में पैसा खर्च होगा, वो क्या होगा? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना होगा? 2x + 3 हो जाएगा। अब देखो, बर्तनों की संख्या हमें मालूम है और एक बर्तन को बनाने में कितना रुपए लग रहा है ये भी मालूम है। अगर इन दोनों का हम गुणा कर लें तो हमें क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि उस दिन पैसा कितना खर्च हो रहा है। फिर इनको हमने गुणा कर लिया और सॉल्व करते करते ये हमारा दो घात समीकरण बन गया। जब ये हमारा दो घात समीकरण बना तो इनको हमने गुणनखंड कर लिया, जिससे x का वैल्यू हमें 6 मिल गया और x का वैल्यू हमें -15/2 मिल गया। तो x का मान -15/2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x क्या बता रहा है? बर्तनों की संख्या को दर्शाता है, इसलिए x का मान -15/2 नहीं हो सकता। अतः x बराबर क्या होगा? 6 होगा। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी? 6 है और प्रत्येक बर्तन की लागत कितना है? 15 रुपये है। तो ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन। तो 4.2 में ये सिर्फ 6 क्वेश्चन थे जिनको हमने अच्छे तरीके से कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम कल करेंगे 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण को करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।